हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपकी एक और क्लास, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मशीन डिजाइन के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जिसमें से पहला टॉपिक रहेगा रिलेटिव पोजीशन ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट की सापेक्ष स्थिति। दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा डिजाइन ऑफ फ्लेंज कपलिंग। डिजाइन ऑफ फ्लेंज कपलिंग के अंदर हम सभी चीजों को एक एक करके डिजाइन करेंगे। शाफ्ट को डिजाइन करेंगे, हब को डिजाइन करेंगे, की को डिजाइन करेंगे, नट बोल्ट को डिजाइन करेंगे और फ्लेंज को डिजाइन करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं एंगुलर रिलेटिव पोजीशन ऑफ शाफ्ट क्या क्या होती है। तो शाफ्ट की सापेक्ष स्थितियां क्या क्या होती हैं। शाफ्ट की तीन सापेक्ष स्थिति होती है। पहली होती है कंप्लीट अलाइनमेंट, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संरेखण। दूसरी है लेटरल डिस्प्लेसमेंट और मिस अलाइनमेंट भी इसको बोला जाता है। तीसरी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जो हमारी कंप्लीट अलाइनमेंट है उसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संरेखण। लेटरल डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं पार्श्व विस्थापन। मिस अलाइनमेंट असंरेखण। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोणीय विस्थापन। अब ये होता क्या क्या है, एग्जाम में भी आपसे पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो इसका अगला टॉपिक है डिजाइन ऑफ फ्लेंज कपलिंग, वो एज इट इज एग्जाम में पूछता है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसलिए आपको जब मैं वो कराऊंगा तो आपको कॉपी पेन अपना उठा लेना है और साथ साथ मेरे समझते चलना है, एक एक पॉइंट को लिखते हुए चलना है। अब समझिए कंप्लीट अलाइनमेंट क्या होता है। कंप्लीट अलाइनमेंट में जब दो शाफ्ट हैं और हमें उन्हें कपलिंग की मदद से जोड़ना है तो वो एक ही सीध में होंगी, वो एक ही लाइन में होंगी। हमें बस दो कपलिंग लगाने हैं और नट बोल्ट की मदद से उनको टाइट कर देना है और वो जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आपको एक्सियल पोजीशन नजर आ रही है, ये अरेंजमेंट है किसका, कंप्लीट अलाइनमेंट का, पूर्ण संरेखण का। जब पूर्ण संरेखण हम करते हैं तो दोनों शाफ्ट हमारी एक ही सीध में होती है और इस तरह शाफ्टों को जोड़ना सबसे ज्यादा सरल होता है। दो पॉइंट इस पे आप लिख लीजिए। पहला कि अगर पूर्ण संरेखण में दो शाफ्टें होंगी तो वो एक ही सीध में होंगी। दूसरा पॉइंट है कि इस तरह के अरेंजमेंट में शाफ्टों को आपस में जोड़ना सबसे ज्यादा सरल होता है, सिंपल होता है। दूसरा पॉइंट आ जाता है, दूसरा टाइप से इसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट और पार्श्व विस्थापन, या फिर इसको मिस अलाइनमेंट भी बोल देते हैं। अब कोई चीज मिस अलाइनमेंट में जाएगी तो क्या होगा, एक सीध में तो वो होने वाली है नहीं। तो इसमें क्या होता है, इसको पैरेलल अरेंजमेंट भी बोलते हैं। शाफ्ट ऊपर नीचे आ जाती है जैसे इस इमेज में दिखाई गई है। तो एक शाफ्ट नीचे आ गई, एक शाफ्ट ऊपर आ गई, इस तरह की दो शाफ्टों को हमें आपस में जोड़ देना है कपलिंग की मदद से। यह कहलाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट या पार्श्व विस्थापन और असंरेखण। इसमें क्या है, जो हमारी शाफ्टें हैं वो एक सीध में ना होकर के कुछ गैप में होती है और इस तरह के अरेंजमेंट के लिए हमें खास सावधानी की आवश्यकता होती है। तीसरा आ जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। ठीक है, कोणीय विस्थापन में क्या है कि दो शाफ्टें हम जोड़ेंगे तो, लेकिन कुछ एंगल्स पे रहेंगी, कुछ एंगल्स पे रहेंगी। वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, वो कोई भी एंगल हो सकता है। तो ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम कोणीय विस्थापन बोल रहे हैं। इस तरह के अरेंजमेंट में क्या होती है, जो हमारी शाफ्टें होती हैं वो कुछ ना कुछ एंगल पर होती हैं और उन्हें हमें जोड़ना होता है। अब जो कंप्लीट अलाइनमेंट है, पूछता ये है एग्जाम में कि जो कंप्लीट अलाइनमेंट है उसमें जो फ्लेंज कपलिंग लगेगा वो कौन सा लगेगा, कौन सा वाला कपलिंग लगेगा, रिजिड कपलिंग लगेगा या फ्लेक्सिबल कपलिंग लगेगा। तो अभी टाइप्स आपको पढ़ाऊंगा। तो इसमें जो लगता है वो रिजिड कपलिंग लगता है। रिजिड कपलिंग, रिजिड कपलिंग का इस्तेमाल होता है क्योंकि रिजिड कपलिंग क्या होता है, उसको वो वाइब्रेशन नहीं झेल सकता, वो ऊपर नीचे नहीं हो सकता। ठीक है, वो तो जहां वो सिर्फ वहीं जोड़ा जा सकता है जहां पर वाइब्रेशन ना हो, शॉक्स झटके ना लग रहे हो, वहां पर हम रिजिड कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो दो अरेंजमेंट है हमारे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसमें जो कपलिंग इस्तेमाल होता है वो होता है फ्लेक्सिबल कपलिंग। फ्लेक्सिबल कपलिंग, फ्लेक्सिबल कपलिंग इस तरह से डिजाइन होता है कि वो वाइब्रेशंस को सहन कर सकता है, एक मशीन से दूसरी मशीन में झटके नहीं जाने देता, शॉक्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो कौन सा कपलिंग होता है, वो होता है फ्लेक्सिबल कपलिंग। तो अगर एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि पार्श्व विस्थापन और कोणीय विस्थापन में किस तरह के कपलिंग का इस्तेमाल होता है, तो लचीले कपलिंग का इस्तेमाल होता है, फ्लेक्सिबल कपलिंग का इस्तेमाल होता है। अब मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलिंग कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलिंग्स की।
ठीक है, कपलिंग के कितने प्रकार हैं? तो कपलिंग बेसिकली हमारे दो प्रकार के होते हैं जो मैंने आपको बताया। पहला है रिजिड कपलिंग और दूसरा है फ्लेक्सिबल कपलिंग। रिजिड कपलिंग तीन प्रकार के होते हैं, फ्लेंज कपलिंग, स्लीव और इसको मफ कपलिंग भी बोला जाता है जो कि हमारे सिलेबस में भी है, स्प्लिट मफ कपलिंग। फ्लेक्सिबल कपलिंग तीन प्रकार के होते हैं, बुस्ट पिन टाइप कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग और ओल्ड हेम कपलिंग। अब हमें जो इसमें से पढ़ने हैं वो दो पढ़ने हैं, पहला फ्लेंज कपलिंग और दूसरा मफ कपलिंग। दो ही हमारे सिलेबस में है तो दो ही हम पढ़ेंगे। अगर आपको और पढ़ने ओल्ड हेम कपलिंग वगैरह भी आपको पढ़ना है तो मुझे बता देना, मैं वो भी आपको पढ़ा दूंगा। लेकिन अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्लास ले रहा हूं, तो एग्जाम में जो आपसे पूछे जाएंगे वो दो पूछे जाएंगे, फ्लेंज कपलिंग और मफ कपलिंग। ये स्लीव कपलिंग के नाम से भी आपसे पूछ सकता है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि रिजिड कपलिंग क्या है, जो हिल नहीं सकता, जो हिल नहीं सकता। और दो शाफ्टें अगर आमने सामने हैं तभी ऐसी कंडीशन बनती है ना हिलने वाली। अगर ऊपर नीचे है तो क्या है भाई, अब तो हमें क्या चाहिए, एक लचीला कपलिंग चाहिए। नहीं तो आप जो कपलिंग लचीला नहीं है उसमें आप इस तरह के अरेंजमेंट को कैसे जोड़ेंगे? वो तो सीधा ही है ना, वो नहीं मुड़ने वाला। ठीक है, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर क्या है, रिजिड है, तो इसको मैं मोड़ नहीं सकता। अगर मैं इसको मोड़ने की कोशिश करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अगर ये फ्लेक्सिबल होता तो ये मुड़ जाता। इसी तरह का वो कपलिंग रहता है। जो फ्लेक्सिबल कपलिंग रहता है उसमें जो है वो कुछ गुंजाइश रहती है कि उसको मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में भी यूज कर सकता हूं और उसको मैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट में भी यूज कर सकता हूं। अब हमें पढ़ने कौन कौन से हैं, फ्लेंज कपलिंग और स्लीव और मफ कपलिंग हम पढ़ेंगे। तो फ्लेंज कपलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और बच्चे बहुत ज्यादा इसे छोड़ करके आते हैं क्योंकि आपको देखने में ये बहुत ज्यादा हार्ड लगता है कि किसी कपलिंग को हमें डिजाइन करना सीखना है तो ये बहुत इसमें रॉकेट साइंस लग रही होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत ही सरल करके बहुत ही आसान तरीके से आपको इसको समझाने वाला हूं। सबसे पहले आप बहुत ही ध्यान से जो जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं आपको एक एक पॉइंट को फॉलो करना है, बस और कुछ नहीं करना। एक कॉपी एक पेन आप उठा लीजिए। अब समझिए कि मैंने यहां पर एक इमेज लगाई है, ये किसकी इमेज है, ये है फ्लेंज कपलिंग की इमेज। और इस फ्लेंज कपलिंग की इमेज में कुछ पार्ट्स लगे हुए हैं। वो पार्ट्स क्या क्या हैं? पहला पार्ट है ये, जो क्या है, एक शाफ्ट है। दूसरा पार्ट है ये क्या है, एक कुंजी। तीसरा हब। चौथा पार्ट ये बोल्ट और पांचवा पार्ट ये फ्लेंज। तो ये पांच पार्ट मिलाकर के एक हमने अरेंजमेंट बनाया है जिसको हम फ्लेंज कपलिंग बोल रहे हैं। दो फ्लेंजेस का कपल है, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं फ्लेंज कपलिंग। तो इसमें ये जो बड़ी सी चीज आप देख रहे हो ये है फ्लेंजेस। अंदर आपको बोल्ट नजर आ रहे हैं, नट बोल्ट दोनों लगे हुए हैं। उसके बाद ये जो पार्ट है इसका ये उसको बोलते हैं हब। उसके आगे लगी हुई है कुंजी, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ी। और ये दोनों साइड शाफ्टें लगी हुई हैं और दोनों साइड ही की लगी हुई है। दोनों साइड, एक साइड नट है एक साइड बोल्ट लगा हुआ है। फ्लेंजेस सेम है, इस साइड भी ऐसा ही हब लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो इस चीज को अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको दिखाऊं तो आप देख पा रहे होंगे कि ये चीजें निकल के आई जो मैं आपको समझा रहा था। ये आ गई शाफ्ट और ये आ गई की। ये आ गया हब, ये आ गया बोल्ट और ये आ गए फ्लेंजेस, ठीक है। अब मुझे यहां पे की क्या जरूरत है मैं आपको वो समझा दूं थोड़ा सा बस, कि मुझे शाफ्ट को और हब को आपस में जोड़ना है। तो शाफ्ट को हब में जोड़ने के लिए मुझे की जरूरत पड़ती है। बिना की के मैं शाफ्ट को हब में नहीं जोड़ सकता। और नट बोल्ट की मदद से मैंने दो फ्लेंजेस को आपस में जोड़ा है, ठीक है। तो अब आपको यहां पे सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, ये इमेज आपको क्लियर हो पा रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं जितना डिटेल में आपको दिखा सकता हूं मैं दिखाने की कोशिश यहां पे आपको कर रहा हूं। तो की, शाफ्ट, नट, बोल्ट, फ्लेंजेस, हब, ये पार्ट आपको याद अब तक हो जाने चाहिए। अब इसकी एक बुकिश इमेज देखिए, जिस तरह से आपकी बुक में बना करके आपको दिखाई गई है। और इस इमेज को अगर आपने समझ लिया
तो आपका ये डेरिवेशन खत्म हो गया। इसको कैसे समझाना है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अब समझिए, सबसे पहले इस डायग्राम को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखिए डी। डी क्या है? डी है डायामीटर ऑफ शाफ्ट। डायामीटर ऑफ शाफ्ट। तो जो शाफ्ट का व्यास है उसे हमने डी से डिनोट किया, जो कि यहां पर दिखाया गया है, ये दिखाया गया। ये शाफ्ट थी, देखिए ये शाफ्ट है। वही चीज 2D से रिलेट कर रहा हूं, देखिए ये शाफ्ट, इसका डायमीटर कितना है? डी। उसके बाद बात करते हैं डायमीटर ऑफ हब। इसको थोड़ा सा अपने तरीके से लिखता हूं। डायमीटर ऑफ शाफ्ट इज इक्वल टू डी। अब डायमीटर ऑफ हब, हब का व्यास, तो हब का व्यास जो है हमने वो कैपिटल डी से डिनोट किया। ये देखिए, ये रहा, ये है हब, हब का व्यास। ये कितना है? कैपिटल डी है, जो किसके बराबर है? 2D के बराबर है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद आती है डायमीटर ऑफ नट एंड बोल्ट एरिया। ये कितना है? D1। जो नट बोल्ट का एरिया है, जिसमें नट बोल्ट लगे हुए हैं, उसको हमने D1 से डिनोट किया। यहां पर D1 से डिनोट किया, जो किसके बराबर है? 3D के बराबर है। अभी आप ये समझते जाइए, उसके बाद मैं आपको 3D में भी दिखाऊंगा ये चीज। उसके बाद आ जाता है डायमीटर ऑफ फ्लेंज। डायमीटर ऑफ फ्लेंज, डायमीटर ऑफ फ्लेंज है हमारी, ये रही। ये कितनी है? D2, जो किसके बराबर है? 4D के बराबर है। D2 जो कि 4D के बराबर है फ्लेंज की डायमीटर, फ्लेंज का व्यास। तो यहां पे चार व्यास, चार डायमीटर हमें दिए गए। पहला डायमीटर ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट का व्यास, हब का व्यास, नट बोल्ट एरिया जितने पे लगे हुए हैं नट बोल्ट उसका व्यास, और फ्लेंजेस का व्यास। ठीक है, शाफ्ट का व्यास स्मॉल डी, हब का व्यास कैपिटल डी, जो किसके बराबर है? 2D के बराबर है। नट बोल्ट का जो व्यास है वो D1 है, जो कि 3D के बराबर है। फ्लेंज का डायमीटर, फ्लेंज का व्यास D2 है, जो कि 4D के बराबर है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक और चीज यहां पे दी गई है, लेंथ ऑफ हब। जो हब है उसकी लेंथ यहां पर दी गई है, लेंथ ऑफ हब, जिसको किससे डिनोट किया? इसने L से डिनोट किया, जो किसके बराबर है? 1.5D के बराबर है। लेंथ ऑफ हब जिसको L से डिनोट किया, जो किसके बराबर है? 1.5D के बराबर है। ये अब आप में से जितनों के पास भी अगर बुक है तो आप बुक में इस डायग्राम को खोल करके देखें, आपको एकदम ये डायग्राम क्लियर हो पा रहा होगा। अब आपको डाउट इस एक डायग्राम में नहीं आ रहा होगा। अगर आ रहा है, एक बार फिर से वीडियो को बैक करके देखो। अब देखो इधर, यह है शाफ्ट, इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है ये, इसको डिनोट किया है स्मॉल डी से। यह है हब का डायमीटर, इसको डिनोट किया कैपिटल डी से। यह है बोल्ट का डायमीटर, बोल्ट नट बोल्ट एरिया का, यह है D1, और यह है फ्लेंज का डायमीटर, जो कि ये कितना? D2। ये चीज लिखी गई है। और ये वाला जो एरिया है, ये जो लेंथ ऑफ हब है वो कितनी है? 1.5D। क्लियर हो रहा है आपको? अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, अब हम डिजाइन करेंगे शाफ्ट को, हब को, की को, फ्लेंज को, हब को और बोल्ट को।
इन सारी चीजों को एक एक करके आप डिजाइन करना शुरू करेंगे। अगर ये चीज आपको क्लियर हो रही है तो जल्दी से लेक्चर को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए यस सर हमें क्लियर हो गया। सबसे पहले हम शाफ्ट को डिजाइन करेंगे, डिजाइन ऑफ शाफ्ट। तो शाफ्ट का अभिकल्पन सबसे पहले हम करने वाले हैं। अब ये जो शाफ्ट है हमारी, इसको सबसे पहले डिजाइन करेंगे। देखिए ये फ्लेंज कपलिंग में जो शाफ्ट लगी हुई है उसको हम डिजाइन कर रहे हैं। अभी आपके सर थोड़ा गरीब हैं तो इसलिए छोटी लगाई हुई है। कोशिश करता हूं इसी से आपको पढ़ा दूं, समझा दूं, इसी से आप अच्छे से सीख जाएं। ठीक है, एक दिन बड़ी भी लगाएंगे, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। अब देखिए इस शाफ्ट को हमें डिजाइन करना है। ये शाफ्ट, यही है ना वो डायग्राम, इसको हमें डिजाइन करना है। अब हमें पता है कि जो शाफ्ट है उस पर किस तरीके का फोर्स लगता है। शाफ्ट पे कौन सा फोर्स लगेगा? रोटेशनल फोर्स लगेगा, क्योंकि शाफ्ट क्या है, हमें घुमानी है। तो रोटेशनल फोर्स क्या है हमारा? टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला शाफ्ट के लिए क्या होता है? π/16 d³ टॉ। ये शाफ्ट का फॉर्मूला है। यहां पे कौन सी चीज क्या है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो वो सबसे पहले क्लियर करना जरूरी होता है। टी है टॉर्क, डी है डायमीटर, डायमीटर किसकी? शाफ्ट की, और टॉ है शियर स्ट्रेस, कृतन प्रतिबल। ठीक है, अब समझिए ये फॉर्मूला मेरा आया किसका, क्या पता करने के लिए? टॉर्क पता करने के लिए कि हमारी जो शाफ्ट है, क्योंकि हमें क्या है, हमें दो चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। पहली टॉर्क और दूसरी डायमीटर। अगर ये दो चीजें हमें नहीं पता है तो हम किसी भी शाफ्ट को डिजाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये पता करना है कि भाई देखो सपोज ये हब है, अब इस हब के अंदर मुझे शाफ्ट को फिट करना है, ये इस शाफ्ट को मुझे ऐसे फिट कर देना है, ये तो मुझे ये पता होना चाहिए ना इसका डायमीटर कितना है, तभी तो मैं कोई भी शाफ्ट को डिजाइन कर पाऊंगा। अगर ये पतली हो जाए, ये इससे मोटी हो जाए, अगर पतली हो गई तो लूज जॉइंट ही नहीं बन पाएगा, और मोटी हो गई तो इसमें फिट नहीं आ पाएगी। तो हमें एक ऐसी शाफ्ट को डिजाइन करना है जो परफेक्टली फिट हो, क्योंकि मैकेनिकल के अंदर एरर की गुंजाइश नहीं होती। अब हमें डायमीटर का पता करना है, तो डायमीटर का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, D इज इक्वल टू, बस क्या क्या है इसके साथ थोड़ा सा खेलें, 16T अपॉन पाई टॉ 3 क्यूब रूट आ गया इसके ऊपर, बस घुमा दिया। तो इस फॉर्मूले की मदद से मैंने क्या किया, मैं डायमीटर का पता कर सकता हूं किसी भी शाफ्ट की। हो गया डिजाइन ऑफ शाफ्ट। दूसरा करें, डिजाइन ऑफ हब। दूसरा करने वाले हैं डिजाइन ऑफ हब। तो अब हब का अभिकल्पन हम सीखेंगे। अब कुछ चीजें हमें पहले से पता है, क्या क्या पता है? लेंथ ऑफ हब पता है, डायमीटर ऑफ हब पता है। देखो लेंथ ऑफ हब भी हमें पता है और डायमीटर ऑफ हब भी हमें पता है। तो डायमीटर ऑफ हब क्या है यहां पे? 2D, कैपिटल डी, जो किसके बराबर है? 2D के। और लेंथ ऑफ हब भी हमें पता है जो कितनी है? 1.5D है। तो दोनों चीजें आप जल्दी से लिख लीजिए कि हमें दो चीजें पता है सर यहां पर, क्या कि हमें हब का व्यास पता है, डायमीटर ऑफ हब पता है जो कितनी है, जो कि D है और वो 2D के बराबर होती है। ठीक है, दूसरा हमें लेंथ ऑफ हब भी पता है सर, जो किसके बराबर होती है? 1.5D के बराबर होती है, और जिसको हम L से डिनोट करते हैं, L से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो दो चीजें हमें पता लग गई। अब देखो इस शाफ्ट, इस हब को ध्यान से देखो एक बार। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई खोखली शाफ्ट है? कोई खोखली शाफ्ट है ऐसा नहीं लग रहा? जैसे कोई खोखली शाफ्ट लगा दी हमने, है ना, क्योंकि इसमें आउटर डाया भी है, इसमें इनर डाया भी है। तो क्यों ना इसमें खोखली शाफ्ट का फॉर्मूला लगा दिया जाए और इसको सॉल्व कर दिया जाए। तो खोखली शाफ्ट का टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? π/16 D³ टॉ, T इज इक्वल टू
π/16 डी क्यूब टॉ, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस डी की पावर 4 अपॉन डी की पावर 4। या तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। किसी किसी बुक में इसी फॉर्मूले को घुमा करके भी जो है लिखवा दिया जाता है, तो वो फॉर्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें क्या करता है कि इसका एलसीएम यहां पे लेकर के और इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, π/16 टॉ, π/16 टॉ, ब्रैकेट में डी की पावर 4 माइनस डी की पावर 4 अपॉन डी। ये फॉर्मूला इस तरीके से आपका लिख दिया जाता है। तो चाहे ये फॉर्मूला यूज करें चाहे ये फॉर्मूला यूज करें, दोनों ही फॉर्मूले टॉर्क के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बात करेंगे डिजाइन ऑफ की। डिजाइन ऑफ की मैंने एक और लेक्चर में बड़े अच्छे से करवाया है, तो वहां से भी आप जाकर के देख सकते हैं। अदरवाइज मैं यहां पर एक बार फिर से करा रहा हूं, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहीं से आप समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां से भी आपकी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम कर रहे हैं डिजाइन ऑफ की। देखिए, की में जो फेलियर होता है, कुंजी में जो फेलियर होता है, वो दो वजह से होता है। या तो शेयर स्ट्रेस की वजह से होगा या फिर क्रशिंग की वजह से होगा। तो शेयर स्ट्रेस में तो दो हिस्सों में टूट जाती है, और क्रशिंग में क्या होता है, दब जाती है, जिसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेस भी बोल देते हैं। अब की होती कैसी है दिखने में, वो आपको दिखा देता हूं। तो ये है हमारी की, ये की है। इसको अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस टाइप की ये दिखने में लगती है। इस टाइप की दिखने में लगती है ये हमारी, ये की है हमारी। अब इसमें क्या होता है, ये है इसकी लेंथ, जिसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। ये है इसकी विड्थ जो W है, और थिकनेस होती है इसकी T। तो तीन चीजें इसमें हो जाती हैं। अब देखिए, यहां पर जो L है, L क्या है, लेंथ ऑफ की लंबाई। W क्या है, विड्थ ऑफ की चौड़ाई। और T क्या है, थिकनेस ऑफ की मोटाई। थिकनेस ऑफ की मोटाई। तीन चीजें यहां पर हमारी आ जाती है। अब जब ये शेयर स्ट्रेस की वजह से फेलियर होगा, तो शेयर स्ट्रेस का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एरिया कितना इसमें क्रश, जो शेयर स्ट्रेस है उसमें कितना एरिया ब्रेक होगा, भाई एरिया कितना होगा, L इंटू डब्ल्यू। तो टॉ L इंटू डब्ल्यू। यहां से अगर मैं फोर्स निकालूं तो फोर्स का फॉर्मूला आएगा F इज इक्वल टू टॉ इंटू L इंटू डब्ल्यू। किसके लिए, शेयरिंग के लिए। यहां हमारी पहली इक्वेशन बन जाती है। अब जब इस पे टॉर्क लगेगी, तो टॉर्क का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू रेडियस। फोर्स इंटू रेडियस, टॉर्क फोर्स रेडियस। रेडियस को मैं d/2 लिख सकता हूं। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब यहां से अगर मैं फोर्स की वैल्यू निकालूं, तो यहां से फोर्स की वैल्यू आएगी F इज इक्वल टू 2T अपॉन डी। तो मेरे पास फोर्स की दो वैल्यू आ गई, एक टॉर्क से और एक शेयर स्ट्रेस से। अब इन दोनों को मैं क्या करता हूं, कंपेयर करता हूं। इसको मैं रफ कर देता हूं, आप सबने नोट कर लिया होगा। दो इक्वेशन आ गई हमारी, ये पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को क्या करो, कंपेयर करो। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो टॉ इंटू L इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 2T अपॉन डी। ये आएगा, ये इक्वल टू है, ये आएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां से अगर T का फॉर्मूला आप निकालेंगे तो आएगा T इज इक्वल टू टॉ इंटू L इंटू डब्ल्यू इंटू d/2। क्योंकि हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी जो की है वो कितनी टॉर्क पर फेल कर जाएगी।
क्योंकि अगर की फेल कर गई तो आपकी शाफ्ट और जो हब आपने जोड़ा हुआ है वो भी फेल कर जाएगा। ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला किसके लिए रहेगा? जब की हमारी फेल कर रही होगी, किसमें? शेयरिंग में, कृतन प्रतिबल में, तो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा। अब बात करता हूं क्रशिंग की। अब डिजाइन करेंगे क्रशिंग के लिए। क्रशिंग के लिए अब क्रशिंग तो देखो उतने ही एरिया की होगी ना जितना एरिया क्या है, कांटेक्ट में है। देखो आधी की तो शाफ्ट के अंदर चली जाएगी, तो वो तो क्या है, कांटेक्ट में है नहीं। अब आधी की कहां जाएगी? हब के अंदर जाएगी। तो हब जब घूमेगा तो घूमने के बाद जो आधी की है उसको क्रश करने की कोशिश करेगा और की उसको घुमाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो जो एरिया क्रश होगा वो इतना एरिया क्रश होगा, आधा ये एरिया क्रश होगा। तो ये पूरा एरिया कितना था? टी, तो आधा एरिया कितना हो गया? T/2। बस यहीं से एरिया निकलेगा। तो क्रशिंग, अब सिंपल कंप्रेसिव स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा C इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब एरिया में थोड़ा सा यहां पर चेंज आ जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ ये रहेगी, लेकिन क्रशिंग कितने पे हो रही होगी? T/2 पे। तो फोर्स L इंटू T/2। अब यहां से अगर मैं फोर्स की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी? F इज इक्वल टू सिग्मा C इंटू L इंटू T/2। ये हमारी पहली इक्वेशन आ जाएगी। बहुत ही सिंपल, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब टॉर्क का फॉर्मूला अगेन इस पर लगाएंगे। तो टॉर्क क्या होती है? फोर्स इंटू रेडियस। रेडियस को मैं डायमीटर का हाफ लिख सकता हूं, भाई त्रिज्या को व्यास का आधा लिख सकते हो ना, D/2 लिख दो। ठीक है, यहां से अगर मैं फोर्स की वैल्यू निकालू क्या आएगी? 2T/D इज इक्वल टू F, जो क्या है? सेकेंड इक्वेशन है। अब इन दोनों को क्या करना है? मुझे कंपेयर कर देना है फिर से, तो कंपेयर कर दूंगा। तो सिग्मा C इंटू L इंटू T/2 इज इक्वल टू 2T/D। 2T/D। T की वैल्यू क्या आएगी यहां पर? खुद से फाइंड आउट करिए जल्दी से। 5 तक काउंटिंग करूंगा। 1 2 3 4 5। अब जो मैं लिख रहा हूं देख लेना कितनों का सही है। तो T इज इक्वल टू सिग्मा C इंटू L इंटू T/2 इंटू D/2। T/2 इंटू D/2। ये आ गया टॉर्क का फॉर्मूला। किसके लिए? जब हमारी जो की है वो फेल करेगी, किसमें? क्रशिंग में। तो दो तरह से फेल करती है। ये किसका आ गया? क्रशिंग का, जब क्रश हो रही होगी। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दो जो आपको याद रखने हैं। वो दो पॉइंट ये हैं कि जो विड्थ है यानी कि W वो D/4 के बराबर है। यानी कि जो विड्थ है वो डायामीटर का 4th पार्ट है, और जो हमारी थिकनेस है, यानी कि स्मॉल t, वो डायामीटर का 6th पार्ट है, 6वां हिस्सा है। ये दो आपको जो है वो पूछ सकता है, तो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे हम डिजाइन ऑफ फ्लैंज। डिजाइन ऑफ फ्लैंज। डिजाइन ऑफ फ्लैंज। अब इस फ्लैंज को हमें डिजाइन करना है, फ्लैंज को डिजाइन करना है। ठीक है, अब इसमें देखो जब भी कोई चीज टूटती है तो वो जॉइंट से टूटती है। जब भी कोई चीज टूटेगी तो वो जोड़ पर से टूटेगी सबसे पहले, ना बीच में से टूटेगी ना साइड से टूटेगी। सबसे पहले कहां से टूटेगी? जोड़ से टूटेगी। तो इसमें कहां पर जोड़ है? इसमें हब में और फ्लैंज में जोड़ है ये। तो जब भी ये टूटेगा यहीं से टूटेगा। कैसे? देखो ये मेरा क्या है? ये फ्लैंज है और ये हब है।
ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जब भी ये टूटेगा इस कंडीशन में टूटेगा कि हब अलग हो जाएगा और फ्लेंज अलग हो जाएगा, इस तरह से ये टूटेगा। तो मुझे समझ में आ गया कि सर ये जब भी टूटेगा ये ए वाला एरिया मेरा ब्रेक होगा, ये एरिया मेरा ब्रेक होगा। तो मुझे यहां पे थिकनेस ऑफ फ्लेंज पता लगी कि थिकनेस ऑफ फ्लेंज अंदर जो है ये कितनी है, टीएफ है। थिकनेस ऑफ फ्लेंज कितनी है, टीएफ है, जो कि आपकी बुक में भी साफ साफ लिखी गई है। अब जो फेलियर हो रहा है वो पूरे कितने एरिया में हो रहा है, वो पूरे एरिया में हो रहा है। भाई कोई हब टूटेगा तो वो ऐसा तो नहीं यहां से टूट गया, ये यहां से टूट गया, भाई वो तो पूरा ही हब निकल के अलग हो गया। तो ये कितना एरिया टूटा, गोल एरिया टूटा, सर्कल। और सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2πr। और देखो हब भी हमारा गोल ही है, ठीक है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ हब कितना होगा, 2πr। सरकमफ्रेंस ऑफ हब कितना रहेगा, 2πr। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जो एरिया टूट रहा है वो कितना एरिया टूट रहा है, भाई लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी टूट रही है, ये पूरा सरकमफ्रेंस लेंथ ही तो है जो टूट रहा है। और विड्थ क्या है, ये थिकनेस, अंदर तक टूटेगा ना हब तो पूरा, ठीक है। तो इसमें क्या है, एरिया लिख लो पूरा इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है, 2πr, और विड्थ कितनी है, टीएफ। ये आ गया इसका एरिया, ये आ गया एरिया आपका, ठीक है। अब आपने आधा काम यहां से कर दिया है। अब हमें एक चीज पता है कि सर जो हमारी त्रिज्या है अगर हम उसका डबल कर दें तो वो डायमीटर के बराबर हो जाती है। तो ठीक है सर, 2r बराबर है किसके, डायमीटर के, ये हमें पता है। तो यहां पे जो 2 और r है इसको अगर मैं पाई डी टी एफ लिख दूं तो कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए। अब इस पर जो फोर्स लगेगी कौन सी फोर्स होगी, टॉर्क। कौन सी फोर्स लग रही है, टॉर्क लग रही है। और टॉर्क किसके बराबर होती है, अभी मैंने बताया, टॉर्क होती है फोर्स इंटू रेडियस। रेडियस क्या है, डायमीटर का आधा। अब इसमें दो तरह की फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी, दे भी टूटेगा, टॉर्क की वजह से टूटेगा और शेयर स्ट्रेस की वजह से टूटेगा, ठीक है। और शेयर स्ट्रेस का सिंपल सा फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। और यहां से अगर मैं फोर्स की वैल्यू निकालूं तो वो आती है टॉ इंटू एरिया। एरिया मुझे पहले से पता है कितना है, पाई डी टी एफ। तो यहां से एक फोर्स की वैल्यू मुझे मिल गई। इस फोर्स की वैल्यू को उठा करके मुझे पुट कर देना है इधर। तो T इज इक्वल टू टॉ इंटू पाई इंटू डी इंटू टी एफ इंटू डी बाई 2। इसको मैं D की मल्टीप्लाई अगर D से कर दूं तो आ जाएगा T इज इक्वल टू टॉ इंटू पाई इंटू डी स्क्वायर इंटू टी एफ, या पाई बाई 2 लिख दो, 1/2 ना लिख के पाई बाई 2 लिख दो। ये आ गया आपका फॉर्मूला टॉर्क का, किसके लिए, हब के लिए, सॉरी फ्लेंज के लिए, ठीक है। अब हम फ्लेंज को डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर थिकनेस ऑफ फ्लेंज आपको निकालनी है यहां से, तो उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, थिकनेस ऑफ टीएफ। थिकनेस ऑफ फ्लेंज के लिए भी एक फॉर्मूला हमें दिया गया है जो कि है 0.5 डी। तो डायमीटर ऑफ शाफ्ट का आधा क्या होता है, थिकनेस ऑफ फ्लेंज होता है। ये आपको याद रखना है, ये न्यूमेरिकल में आपकी बहुत मदद करेगा, ठीक है। अब लास्ट है हमारा डिजाइन ऑफ बोल्ट। इसको कम से कम कॉपी में आपको 3 बार करना है, कम से कम 3 बार, तब ये एग्जाम में आप कर पाओगे, अदरवाइज दिक्कत नहीं हो जाएगी आपको, ठीक है। 3 बार कम से कम आपको कॉपी में करना है, 2 बार देख करके और 1 बार बिना देखे, ठीक है।
अब हमें देखो बोल्ट लगा हुआ है, तो बोल्ट कौन सा भार सहन कर रहा है भाई? शेयर स्ट्रेस ही तो लग रहा है। जो बोल्ट है हमारा ये शेयर स्ट्रेस ही तो झेल रहा है ना, ये बोल्ट हमारा बेचारा। ठीक है, ये तो नट है, ये नट है बोल्ट जो लंबा होता है। ठीक है, तो जो हमारा बोल्ट लगा हुआ है उस पर कौन सा स्ट्रेस लग रहा है? शेयर स्ट्रेस लग रहा है। अब शेयर स्ट्रेस का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। टॉ इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर मैं यहां से फोर्स की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी? टॉ इंटू एरिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझे पता है एरिया यहां क्या आने वाला है। ये जो सबसे पहले रुक जाओ, सबसे पहले टॉ क्या है यहां पे? शेयर स्ट्रेस। ये क्या है? शेयर स्ट्रेस है जो कहां लग रही है? नट एंड बोल्ट। शेयर स्ट्रेस है नट और बोल्ट पर। ठीक है, अब एरिया क्या होने वाला है इसका? पाई बाई 4 डी स्क्वायर। बहुत आसान है भाई, यही तो एरिया आएगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। अब यहां से मैंने क्या किया? एरिया की जगह पे क्या रखा? इस वैल्यू को उठा करके रख दिया, तो आ गया टॉ इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर। बस ये जो यहां पर डी लेना है मुझे, वो मुझे ध्यान रखना है, यहां पे D1 लेना है। D1 क्या है? कोर डायमीटर है किसकी? बोल्ट की। कोर डायमीटर है बोल्ट की। ठीक है, तो D1 क्या है यहां पे? कोर डायमीटर ऑफ बोल्ट। बोल्ट का व्यास है D1। ठीक है, क्योंकि हमें डायमीटर ऑफ बोल्ट भी निकालनी पड़ सकती है, तो उसके लिए D1 दिया गया है। स्मॉल D1 से आप कोर डायमीटर ऑफ बोल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सपोज यहां पे ये तो हमने फोर्स निकाली एक बोल्ट की। अगर यहां पे नंबर ऑफ बोल्ट्स लगे हुए हैं, बहुत सारे बोल्ट, क्योंकि देखो यहां पे एक बोल्ट, दो, इसके पीछे भी एक बोल्ट होगा, तो ये 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? n से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। टॉ इंटू पाई बाई 4 D1 का स्क्वायर इंटू n। n क्या है यहां पे? नंबर ऑफ बोल्ट्स। नंबर ऑफ बोल्ट्स, जितने नंबर ऑफ बोल्ट्स रहेंगे उतनी n की वैल्यू हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे। ठीक है, अब यहां पे टॉर्क की वैल्यू हमें और निकालनी है, वो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो टॉर्क क्या होती है? फोर्स इंटू रेडियस। फोर्स इंटू रेडियस। रेडियस क्या है यहां पे? डायमीटर का आधा है, और डायमीटर क्या है यहां पे? D1 है। डायमीटर क्या है? D1 है, क्योंकि जो टॉर्क यहां पे लगेगी वो नट बोल्ट एरिया में लगेगी, और जो डायमीटर होती है नट बोल्ट एरिया की वो कितनी होती है? D1 होती है, जो लास्ट मैंने आपको दिखाया है। ये रही देखो D1, ये लग रहा, तो कितनी है? D1 है, जो किसके बराबर होती है? 3D के बराबर होती है। ठीक है, तो D1/2 यहां से मैंने कर दिया। अब यहां पे अगर मैं फोर्स की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे यहां पर टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा। फोर्स कितना आया मेरा? ये टॉ इंटू पाई बाई 4 D1 का स्क्वायर इंटू n इंटू D1/2। ये आ गया, ये टॉर्क का फॉर्मूला आ गया किसके लिए? नट बोल्ट को डिजाइन करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। 1 या 2 बार कम से कम लेक्चर को देखिएगा, तब और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपकी थोड़ी भी मदद हो पाई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी स्टूडेंट्स के साथ, आपके कॉलेज मेट्स के साथ, आपके जो बैचमेट्स हैं उनके साथ भी शेयर करें। और अगर कॉलेज ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, कॉलेज ग्रुप में आप शेयर करें। टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें, बहुत स्टूडेंट्स को टेलीग्राम नहीं मिल पाता है, तो टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, जय हिंद।